हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वंडर वाल इक्वेशन के बारे में। तो वंडर वाल इक्वेशन जो है वो डेरिवेशन उसका देखेंगे, प्लस देखेंगे कि ये किस वजह से आया, वंडर वाल इक्वेशन में किस वजह से आया। तो वंडर वाल्स ने क्या किया था, जो जनरल गैस इक्वेशन था उसको मॉडिफाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई थी ना, उसमें कुछ गलत एजम्पशंस थे। कुछ गलत एजम्पशन की वजह से उन्होंने क्या किया, जनरल गैस इक्वेशन को क्या किया, वेरीफाई किया और उसका मॉडिफिकेशन किया। ठीक, ड्यू टू फैटी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसमें किसमें करेक्शन हुआ था? प्रेशर में हुआ था और वॉल्यूम में हुआ था। गैस के प्रेशर में हुआ और वॉल्यूम में क्या हुआ, करेक्शन हुआ। इज डन बाय वंडरवाल। किसके द्वारा हुआ था? वंडरवाल के द्वारा करेक्शन किया गया था। इसी वजह से इस जो इक्वेशन नया बना था करेक्शन के बाद, उसको हम बोल देते हैं वंडरवाल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या गलत एजम्पशंस थे? पहला एजम्पशंस था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये गलत एजम्पशन था। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द गैस मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ये एजम्पशंस इनका गलत था। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए गैस दूर दूर हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, लेकिन अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होने के बाद ये गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। जैसे वो पास पास आते हैं तो इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। तो इन्होंने तो बोल दिया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको बताया गया कि गैस के बीच कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन बाद में देखा गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो। ठीक, और दूसरा एजम्पशन इनका क्या गलत था, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इन्होंने बोला था कि कंटेनर का वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गैस का वॉल्यूम होता है, अगर गैस के सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके आप रखो ऐसे, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का होता है आप इसको बोलेंगे एक्चुअल वॉल्यूम। और ये क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम है। कंटेनर का वॉल्यूम है, तो उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा होता है कंटेनर का वॉल्यूम कि आप एक्चुअल वॉल्यूम, गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये भी इनका एजम्पशन जो था वो गलत था। ठीक, अब बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन जो है वो क्या था। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, डेरिवेशन भी हमने कराया है कि पीबी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो कैसे आएगा। ठीक है, अब हम वॉल्यूम में करेक्शन कैसे करेंगे ये देखते हैं। द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम इज ड्यू टू द फैटी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमने आपको बताया क्यों करेक्शन हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसमें कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉल्टी एजम्पशन थे, कुछ गलत एजम्पशन उन्होंने दिए थे, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। पहला तो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल व्हेन गैस इज अनकम्प्रेस्ड। बट आप कब एक्चुअल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान सकते हो? जब गैस अनकम्प्रेस्ड है, गैस पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, गैस को दबाया नहीं गया है, तो आप एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो। बट व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, जैसे ही गैस को कंप्रेस किया जाता है तो आप क्या करोगे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस को नेग्लिजिबल या निगलेक्टेड नहीं मान सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो, कोई भी कंटेनर है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन जो है वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। और यहाँ पे गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। तो अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं, इस पे दबाव डालते हैं, इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा मूव करके,
और सारे के सारे गैस यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए, पहले तो जो कंटेनर का वॉल्यूम था वो ये था, लेकिन अब क्या हुआ, जब इसको कंप्रेस कर दिए तो कंटेनर का वॉल्यूम ये हो गया। अब अगर हम एक्चुअल गैस का वॉल्यूम देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मान लीजिए पहले 2000 के आसपास अगर कंटेनर का वॉल्यूम था और कंप्रेस करने के बाद हो गया 200, ठीक, और पहले एक्चुअल वॉल्यूम उसका गैस का था 1, और यहाँ पे हो जाएगा भी, यहाँ पे भी है 1। अब 2000 के कंपेयर में 1000 को आप छोड़ सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो, लेकिन 200 के कंपेयर में 1 को थोड़ी ना छोड़ सकते हो। 1 भी तो कुछ वैल्यू है, अमाउंट है, उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या हुआ था, उसको हम नेग्लिजिबल माने थे। यही इनका एजम्पशन गलत था, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी में करेक्शन करेंगे। करेक्शन किसने किया था, वैन डर वाल्स ने, और नया इक्वेशन बनाया था, इसीलिए उस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन बोल देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, यहाँ पे समझाने के लिए हम बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, खाली स्पेस, उसको हम बोलेंगे वी फ्री, मतलब यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये स्पेस जो है वो फ्री है। और ये सारा का सारा जो स्पेस है कंटेनर का, उसको हम बोल देंगे वी वेसल। वेसल का वॉल्यूम क्या है वो बोल देंगे। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उसको हम बोल रहे हैं बी। उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, वी से। तो अगर वॉल्यूम देखा जाए, वी वेसल मतलब कि कंटेनर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वी फ्री प्लस बी के। जो स्पेस फ्री है, मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है, प्लस जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेसल का वॉल्यूम मिलेगा या फिर कंटेनर का वॉल्यूम मिलेगा। अगर यहाँ पे हमको वी फ्री का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे और वी वेसल को इस साइड में लेके आएंगे और बी से माइनस कर देंगे। क्या होगा, वी फ्री को यहीं पे रहने देंगे और बी को इस साइड में लेके आएंगे तो वी वेसल से माइनस में हो जाएगा, और वी फ्री इक्वल टू हो जाएगा वी वेसल माइनस बी। अगर हम गैस का n मोल ले रहे हैं, फॉर n मोल ऑफ गैस, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे वी वेसल जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल है, हमने आपको पहले ही बता दिया। वी फ्री जो है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैसेस, जो गैसेस के लिए वॉल्यूम स्पेस अवेलेबल है वो है। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जो मतलब ऑक्यूपाई किया हुआ है मॉलिक्यूल वो है। ठीक, अब आगे देखते हैं, द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बी, मतलब वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। जो गैस का मोलर वॉल्यूम होगा उसके 4 टाइम इक्वल होगा। इसको हम वी एम से इंडिकेट कर रहे हैं, वी एम से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हम मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस बोल देते हैं। ठीक, अब हम करेक्शन किस में करेंगे, ये वैसे नोट में लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बना है उसको ध्यान में रखना है। ठीक, प्रेशर करेक्शन, प्रेशर में करेक्शन। अब बताइए, वहाँ पे बोला गया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बोला क्या गया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, और वो जो कंटेनर में रखे रहते हैं ना, उसके वॉल से भी टकराते रहते हैं, आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर के वॉल से भी टकराते रहते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो प्रेशर नहीं लगता है, प्रेशर नहीं एक्सर्ट होता है। लेकिन जैसे वो क्या होते हैं,
प्रेशर कब एग्जर्ट होता है? जब वो कंटेनर के वॉल से टकराते हैं तब जाके प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होने लगता है। ये पॉइंट बोला गया था वहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। ये एक पार्सुलेट था कि जैसे वो वॉल से टकराता है कंटेनर के तो जाके प्रेशर एग्जर्ट होता है। आपस में अगर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक कंटेनर लिए हुए हैं हम और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है जो कि ए टाइप का है। ये क्या है? ए टाइप मॉलिक्यूल। और जो ब्लैक कलर से इंडिकेट है वो क्या है? बी टाइप मॉलिक्यूल। तो जब गैस बीच में है, ये जो ए टाइप का मॉलिक्यूल है जब बीच में है, ए टाइप का मॉलिक्यूल जब बीच में है तो उसको चारों तरफ से बी टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं। मतलब उस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स चारों तरफ से क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है। इस साइड से भी लग रहा है, इस साइड से भी लग रहा है। मतलब कि चारों तरफ से उस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जब चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पे लग रहा है क्योंकि उस पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये मॉलिक्यूल चाहे जिस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक, मान लीजिए मॉलिक्यूल जो है वो वॉल से टकराने गया, कंटेनर के वॉल से टकराने गया। वॉल के साइड पे तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जो कि उस पे क्या करें? अट्रैक्शन फोर्स को लगाएं। लेकिन उसके पीछे की साइड पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, बी टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसको क्या करेंगे? टकराने से रोकने के लिए पीछे की साइड में खींचेंगे, पीछे की साइड खींचेंगे। मान लीजिए अगर कोई भी चीज है उस पे आप लात मारने जा रहे हैं लेकिन आपको 2-3 लोग पीछे से खींच रहे हैं। उस पे क्या करने जा रहे हैं? आप प्रेशर को लगाने जा रहे हैं मतलब, और 2-3 लोग आपको पीछे से खींच रहे हैं। क्या आप उतना प्रेशर लगा पाएंगे जितना आप बिना किसी के खींचे लगा पाए? तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स उसको खींचते हैं ना, इसकी वजह से इस पे उतना प्रेशर वो नहीं लगा पाता जितना उसको लगाना चाहिए। जितना उसको लगाना चाहिए उतना प्रेशर वो नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे पीछे से उसको खींचते रहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है। When the gas molecule A is in the center, the force of attraction with B type molecule is equilibrium और net force of attraction is 0। जब वो बीच में है, हमने बोला जब वो बीच में है तो उसको चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए उसका नेट फोर्स जो है, नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो 0 हो गया है। या फिर उसको बोल सकते हैं हम कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है वो, उसको मान सकते हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, व्हेन गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, जैसे ही गैस का मॉलिक्यूल किससे कोलाइड करने जा रहा है? कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने गैस को लिया है उसके दीवार से टकराने जा रहा है। जस्ट बिफोर कोलाइड द बी टाइप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, जैसे वो कोलाइड करने लगेगा वैसे ही बी टाइप के मॉलिक्यूल उसको क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। बी टाइप मॉलिक्यूल टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड फोर्स इज रिड्यूस, वो बी टाइप के मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स इट साइड, अपने साइड में उसको क्या करेंगे? खींचेंगे और फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जितना फोर्स वो लगा सकता था उतना नहीं लगा पाएगा, उतना प्रेशर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा और क्या होगा? प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पी क्या है? पी आई है आइडियल प्रेशर और पी क्या है? प्रेशर रिड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर कम हो गया वो पी डैश है। अब मानते हैं पी क्या है? द एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस के द्वारा जो एक्चुअल प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो क्या है? जो लगा हुआ प्रेशर है वो क्या है? पी है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो है, अगर इस पे मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं इसको अट्रैक्ट करते, ये 2 ATM प्रेशर लगाता, मान लीजिए 2 ATM प्रेशर लगाता, लेकिन यहाँ पे बी टाइप के मॉलिक्यूल ने इसको खींच लिया, इस वजह से इसने
1 atm प्रेशर लगाया, 1 atm प्रेशर लगाया, कितना डिफरेंस आ गया, 1 atm का डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या बोलेंगे, पी डैश बोलेंगे। प्रेशर रिड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर रिड्यूस हुआ है। आइडियल प्रेशर, जो प्रेशर लगना चाहिए था, मतलब 2 atm प्रेशर लगना चाहिए था लेकिन उतना लगा नहीं। और P का मतलब हो गया द एक्चुअल प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस, गैस के द्वारा जो एक्चुअल प्रेशर लगा हुआ है, 1 atm प्रेशर उसने लगाया है, तो उसको हम बोल देंगे P बोल देंगे। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर हमको PI को निकालना है, PI को निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे P को हम यहीं रहने देंगे और P डैश को इस साइड में लेके आएंगे, तो हो जाएगा P प्लस P डैश। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं यहाँ पे, द प्रेशर रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ज़्यादा रिड्यूस होगा, प्रेशर ज़्यादा रिड्यूस होगा। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है तो प्रेशर कम रिड्यूस होगा। ये पॉइंट आप यहाँ पे समझेंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे तो 3 खींच रहे हैं मान लीजिए, अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी खींच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही मॉलिक्यूल खींचें, ज़्यादा मॉलिक्यूल भी खींच सकते हैं, तो प्रेशर जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस होगा। तो यही पॉइंट तो यहाँ पे बोला गया है, द प्रेशर रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, प्रेशर लगाने से उतना ज़्यादा रोकेंगे और प्रेशर रिड्यूस उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो यही पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A के और कंसंट्रेशन ऑफ B के। 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना गैस में, A टाइप और B टाइप, तो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दोनों के कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम के कंसंट्रेशन इक्वल होता है। ये बात आपको पता होगी, जो कंसंट्रेशन होता है वो मोल अपॉन वॉल्यूम के, नंबर ऑफ मोल के और उसके वॉल्यूम के क्या होता है, इक्वल होता है अपॉन में। तो बात कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम रखेंगे A के लिए भी और B के लिए भी रखेंगे। तो P डैश जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Pn का स्क्वायर अपॉन V का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमको प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो हटाना है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले आएंगे, तो हमने यहाँ पे A कांस्टेंट लेके आए हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर में ना, और यहाँ पे A कांस्टेंट किस लिए लेके आए हैं, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए। तो P डैश इज इक्वल टू हो गया आपका AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस के क्या, प्रेशर रिड्यूस। और प्रेशर रिड्यूस को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, P डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। ऊपर हमने आपको बता दिया है, देखिए P डैश से हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है उससे इंडिकेट कर रहे हैं। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, गैस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो P डैश की वैल्यू निकल के आई है, P की वैल्यू निकल के आई है, उसको हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इस वाले में P डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। और बात करते हैं A क्या है, A जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वेयर A इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, A क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। पुट द वैल्यू ऑफ P डैश इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर सेकेंड में, P डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट किया तो हमको मिला इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मिला, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वहाँ पे हमने जो देखा था
इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड में वहाँ पे v की वैल्यू आई थी, v वैल्यू जो आया था, v की वैल्यू क्या आई थी, v फ्री इक्वल टू आया था v वेसल माइनस में NB। ये आया था आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ PI एंड V फ्री इन जनरल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट में ये P की वैल्यू और V की वैल्यू आप पुट करोगे। तो P की वैल्यू अगर हमने पुट किया तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर हो गया। V की वैल्यू हमने पुट किया तो V माइनस में NB हो गया इक्वल टू में nRT हो गया। ये हो गया आपका वंडर वॉल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। क्यों किया गया, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थे उसमें कुछ फॉल्टी एजम्पशंस थे, गलत एजम्पशंस थे। उसको वंडर वॉल्स ने क्या किया, करेक्शन किया। उसमें किसमें किया था, प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया था, जिसकी वजह से एक नया मॉडिफाइड जनरल गैस इक्वेशन बना था, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन बोल देते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वॉल इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।